Here our next lecture of class 10 subject biology टॉपिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक में या लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था रेस्पिरेशन क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया हमें मिल गया था। हमने पढ़ा कि ब्रीथिंग क्या होती है, सांस लेना और सांस छोड़ना। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कि अलग अलग टाइप के एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया था और हमने पढ़ा था कि एरोबिक और एनारोबिक दो टाइप के रेस्पिरेशन हमने देखे या दो टाइप के हमने पढ़े। एरोबिक में जहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एनारोबिक में वहाँ विदाउट ऑक्सीजन के ही हो जाता है रेस्पिरेशन, है ना। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो अब हमने पढ़ना था, फिर हमने पढ़ा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कम्प्लीटली टूट जाता है, सिंपलर वन में ऑक्सीडेशन होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, पायरुविक एसिड तक का जो फॉर्मेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है और इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे जो पायरुविक एसिड बनता है उसका फॉर्मूला CH3COOH हमने बोला। और लैक्टिक एसिड जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उस टाइम पे CH3CHOH ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो एरोबिक अब इसमें क्या था, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही फॉर्म में हमें देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होगा, ये 6CO2 + H2O + 38 ATP में कन्वर्ट हो गया और ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो फिर उसकी कंडीशंस अलग हो जाएंगी, ये हमने पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ना था कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कैसे होता है, या हमने पढ़ा था कि लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में कैसे बन रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा कि क्योंकि लैक्टिक एसिड तो किसका प्रोडक्ट है, लैक्टिक एसिड तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है ना। फिर मैंने आपसे बोला था कि लैक्टिक एसिड कैसे बनता होगा फिर हमारी बॉडी में, जबकि हम तो एरोबिक हैं, तो वही आज मैं आपको बताऊंगी। तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से हमारी जो ह्यूमन बीइंग हैं वो क्या करते हैं कि मतलब जैसे हम लोग ना बहुत ज़्यादा कभी चल लेते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उस टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन टाइप का हमारी बॉडी में हो जाता है, यानी कि हम भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। अब होता कैसे है, बहुत फास्ट फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे जब उस समय क्या होगा, फिर ऑक्सीजन भी बहुत जल्दी जल्दी फ्लो कर रहा होगा ना, ब्लड जल्दी जल्दी सर्कुलेट हो रहा होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो मसल सेल्स है ना, फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे जो ऑक्सीजन यूज़ होता है बहुत जल्दी जल्दी यूज़ किया जाता है। हमारी मसल सेल्स उस ऑक्सीजन को बहुत जल्दी जल्दी यूज़ कर रही होती हैं नॉर्मल ब्लड सप्लाई के कंपैरिजन, ठीक है। तो उस टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है और ग्लूकोज जल्दी से सिंपलर वन में नहीं टूट पाता है और ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट ना होके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यस, उस टाइम पे क्या हो जाता है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी कम हुई या उसमें थोड़ा सी कमी आई, वैसे ही लैक्टिक एसिड वहाँ पे आ जाता है और जैसे ही लैक्टिक एसिड बॉडी में बना तो वैसे ही आपको मसल पेन या क्रैम्प्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे को क्या हो जाता है, जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट ना होके एटीपी में कन्वर्ट ना होके, मीन्स कि एक छोटे से अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है लेकिन लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होके, ठीक है। और रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को बहुत छोटे अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज तो बना, क्योंकि ग्लूकोज तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, भले आप एरोबिक की बात करें एनारोबिक की बात करें। ग्लाइकोलिसिस भी होगा, ठीक है, कहाँ, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब बना पायरुवेट, बना, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन कम हो गया, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो जाता है, बन जाता है लैक्टिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन की तो कमी हो गई है या ऑक्सीजन एब्सेंस हो गया है। और वहाँ बन रहे थे 38 मॉलिक्यूल एटीपी के, यहाँ सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल। तो इस एनर्जी से क्या होगा, कुछ भी नहीं, जबकि हम तो बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमें, तो उस टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो लैक्टिक एसिड को चांस मिल जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और लैक्टिक एसिड ही हमारे पेन का या हमारे क्रैम्प्स का के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब आ गया ना समझ में लैक्टिक एसिड कैसे बनता है। बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते टाइम पे हमारी सेल्स बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को गेन कर रही होती हैं, तो उस जल्दी जल्दी वाली प्रोसेस में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन ना होके ग्लूकोज का
ब्रेक डाउन तो होता है, लेकिन किसमें, लैक्टिक एसिड में, जो कि क्रैम्प का फॉर्मेशन करता है और एब्सेंस थोड़ी कमी हो जाती है किसकी, ऑक्सीजन की, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेन पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम कल पढ़ के आ चुके हैं, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट अगर हम कर लें, आपको ना साथ साथ नोट भी करना है। ठीक है, नोट भी करते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए, तभी आपको समझ में भी आएगा, है ना। मैं आपको पूरा लिख के तो दे ही रही हूँ, तो आपको नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, और वीडियोस को आपने देखना है। ठीक है, लेक्चर्स आपने लगातार अटेंड करने हैं, अगर आपने एक भी लेक्चर मिस कर दिया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कब होता है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ O2। ओके, टेक्स प्लेस इन द, यहाँ पे क्या लिख दोगे, एब्सेंस ऑफ, ये तो आता ही है ना आपको, डिफ्रेंशिएट कैसे लिखेंगे, ये तो पूरा सेंटेंस लिखने की तो जरूरत नहीं है, अब आप 10th क्लास में पहुंच गए हैं। एब्सेंस ऑफ O2, ओके, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो एंड प्रोडक्ट होता है इसका क्या होता है, एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2, एनर्जी तो हम यूज कर लेते हैं ना। और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है फिर, इथेनॉल, इथेनॉल एंड CO2 और लैक्टिक एसिड भी तो पढ़ाना हमने। ये कंडीशन कौन सी है, किसकी बॉडी में हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट हैं, जबकि एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, इसमें कंसिडरेबल अमाउंट में एनर्जी मिलती है और इसमें बहुत कम अमाउंट में, लेस एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसमें तो मिलती है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, यहाँ मच लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, तो इतना तो आ गया होगा ना समझ में, एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंशिएट करना। ये टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड प्रोडक्ट्स आर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। ओके, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें मिलती है, इसमें मच लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट से। प्लांट कैसे रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट इज डन बाय डिफ्यूजन। मोस्ट इंपोर्टेंट, कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। आपको ना ध्यान से सुनने हैं, ठीक है, सारे टॉपिक ध्यान से सुनने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्लांट में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। तो अब डिफ्यूजन क्यों होता है, प्लांट के पास क्या होता है, ब्रांचिंग शेप होते हैं ना, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, तो उनके पास सरफेस एरिया ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें उनके वॉल्यूम से। तो ठीक है, तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से डिफ्यूज़न इसमें होता है। डिफ्यूज़न के थ्रू सारे सेल्स में प्लांट के ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है जब उनको रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन करने की। ठीक है, डिफ्यूज़न होता है। और क्यों होता है, सरफेस एरिया लार्जर होता है, ठीक है, और वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, तो ब्रांचिंग शेप होने की वजह से डिफ्यूजन के थ्रू सब जगह उनको क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। और डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है, डिफ्यूजन होगा रूट्स में, स्टेम में,
लीव्स में, ठीक है, तीनों ही जगह डिफ्यूजन होता है, क्योंकि तीनों ही जगह न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, तीनों ही जगह ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। सब प्लांट का पूरा पार्ट तो रेस्पिरेशन करेगा, ऐसा थोड़ी कि लीव ही लीव करेगी या स्टेम करेगा। तो जहाँ जहाँ रेस्पिरेशन होगा वहाँ वहाँ ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की सप्लाई की। तो अब कौन कौन से पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव, तो अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। रूट में कैसे होता है, रूट कहाँ होती है, सॉइल में प्रेजेंट रहती है ना। सॉइल, जैसे मान लो ये सॉइल है तो इसके रूट्स यहाँ होंगे। अब रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं रूट हेयर्स, ओके। तो ऑक्सीजन जब भी रूट्स को लेना होता है या प्लांट को लेना होता है, रूट्स ने जब ऑक्सीजन लेना होता है, ठीक है, पहले तो हम ये बात करते हैं। वैसे रूट क्या करती है, वाटर की सप्लाई भी करती है ना। तो रूट को जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो सॉइल के बीच में, जैसे ये भी सॉइल है, ये भी सॉइल है, ये भी सॉइल है, तो इस सॉइल के बीच में प्रेजेंट जो एयर होगी वहाँ से जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो रूट क्या कर लेते हैं, उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स, ठीक है। रूट्स में प्रेजेंट रूट हेयर्स की हेल्प से ये जो रूट सॉइल में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है वो रूट हेयर क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। और इनके पास जो प्रेजेंट रहती है उन सेल को क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल, ओके। इसे एपिडर्मल सेल कहा जाता है। रूट्स की, किसको, रूट हेयर्स को ही कहा जाता है, ठीक है, जिनको कि हम नॉर्मली रूट हेयर्स के नाम से जानते हैं। तो रूट हेयर्स का काम क्या होता है, एयर से, सॉइल में प्रेजेंट या जो एयर प्रेजेंट है सॉइल के बीच में उसे अपनी तरफ खींचना, ठीक है। जो ये रूट हेयर होते हैं वो कांटेक्ट में रहते हैं एयर के साथ, सॉइल में प्रेजेंट एयर के साथ, और ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा रूट हेयर्स में, ठीक है, एंड रीच ऑल अदर सेल्स ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन। तो जितने भी जहाँ जहाँ रूट है सब जगह वो पहुँचेगा जहाँ जहाँ रेस्पिरेशन के लिए उसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रेस्पिरेशन रूट हेयर के थ्रू होता है प्लांट्स में। जब रूट के थ्रू जब हो रहा है तो कुछ ऐसे होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन की जब रिक्वायरमेंट है प्लांट को या रेस्पिरेशन की जब जरूरत है तो डिफ्यूजन सबसे पहले हमने पढ़ा रूट्स के थ्रू होता है। रूट्स के थ्रू कैसे होगा, रूट सॉइल में प्रेजेंट होती है, सॉइल में प्रेजेंट जो एयर है उसे रूट हेयर, जिसे कि हम एपिडर्मल सेल कहते हैं, वो अपनी तरफ खींचते हैं। फिर जहाँ जहाँ रूट्स हैं वहाँ तक वो पहुँचाएंगे, वहाँ तक उसे पहुँचाते हैं और उसके बाद में एनर्जी मिल जाएगी, इनकी ऑक्सीजन मिल जा रहा है तो रेस्पिरेशन करेंगे, है ना। दूसरा स्टेम के थ्रू, अब देखो स्टेम्स इनमें प्रेजेंट, अब देखो जो बड़े हार्ड और वुडी स्टेम्स होते हैं ना, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, हार्ड एंड स्टेम मीन्स तनाना, वुडी स्टेम जो होते हैं बड़े बड़े प्लांट के या ट्रीज के, अब उनके पास स्ट्रोमेटा नहीं होता है, फिर उनके स्टेम्स के पास स्ट्रोमेटा नहीं होता है, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास होते हैं लेंटिकल्स, ओके। उनके पास होते हैं लेंटिकल्स जो कि कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, बार्क ऑफ द ट्री, ट्री बार्क में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो इन वुडी ट्री द बार्क यानी कि आउटर कवरिंग हैव लेंटिकल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के लिए जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं या वुडी जो पेड़ होते हैं जिनसे हमें लकड़ियाँ मिलती है, हार्ड जिनमें पार्ट होता है स्टेम का, तो उसमें क्या होते हैं, उनकी बार्क में लेंटिकल्स होते हैं स्ट्रोमेटा की जगह, जो कि गैसियस एक्सचेंज में इनको हेल्प करते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो एयर से मिल रही है वो डिफ्यूज हो जाएगी, कहाँ, स्टेम में, वुडी प्लांट के लेंटिकल्स में, और फिर जितनी भी इनर सेल्स हैं वहाँ तक चले जाएगा और रेस्पिरेशन करेगा, है ना, इजी, कुछ भी नहीं है। जैसे रूट में था वैसे स्टेम में भी है, लेंटिकल्स हैं, एयर से ऑक्सीजन लेंगे और सब जगह पहुँचा लेंगे इंटरनल सेल्स तक, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है लीव्स। लीव्स में क्या होते हैं, स्ट्रोमेटा, यानी कि यहाँ कौन हेल्प करेगा इनको, देखो रूट्स में तो कौन हेल्प कर रहा था, रूट हेयर्स, ठीक है। स्टेम में किसने हेल्प करी, लेंटिकल्स ने। लीव्स में कौन हेल्प करेगा, स्ट्रोमेटा हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्ट्रोमेटा में द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्ट्रोमेटा, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं स्ट्रोमेटा के बारे में। तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा, लीव्स कैसे एक्सचेंज करेंगी, जो स्ट्रोमेटा है उसमें डिफ्यूजन होगा, अपने पोर्स को ओपन करेगा, जैसे ही पोर्स ओपन होंगे ऑक्सीजन एंटर करेगी और रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी,
ठीक है। और रेस्पिरेशन इन लीव्स, अगर आप रेस्पिरेशन लीव्स में रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन इन लीव्स अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम एज वेल एज नाइट। ओके, दिन में भी और रात में भी होता है, लेकिन कंप्लीट रेस्पिरेशन जब हम बात करेंगे तो नाइट टाइम की ही हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से पार्ट होते हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं। रूट हो गया, स्टेम है और लीव्स है, ये इनको हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन लेते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की, ठीक है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो अब अलग अलग टाइप के एनिमल में डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के एनिमल हैं, उनके मोड अलग अलग होंगे। जैसे कि सिंपलर यूनिसेलुलर एनिमल है, जैसे एमीबा है। एमीबा अपने सिंपल डिफ्यूजन की मेथड से करता है, ठीक है। एमीबा में जो रेस्पिरेशन होता है ये होता है सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है, गैसेस का। और विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, सेल मेम्ब्रेन, जो उसकी आउटर सेल होती है ना, उसकी हेल्प से ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। अब पहले हम पढ़ लेते हैं तो कौन से अलग अलग टाइप के एनिमल्स के पास कौन कौन से ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो एमीबा के पास तो हमने पढ़ लिया, सरफेस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एमीबा एंड पैरामीशियम भी आप बोल सकते हैं। दूसरा, अर्थवॉर्म कैसे रेस्पायर करता है, अर्थवॉर्म रेस्पायर करता है स्किन से, ठीक है। ये टेबल भी आपने बनानी होगी। फ्रॉग कैसे रेस्पायर करता है, लंग एंड स्किन बोथ, दोनों जगह रहता है ना, लैंड में भी और वाटर में भी। तो जो फ्रॉग रहता है तो लंग्स भी होते हैं और स्किन के थ्रू भी, दोनों के ही हेल्प से क्या कर सकता है, ये रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर, ये किससे करते हैं, इनके पास होता है ट्रैकियल सिस्टम या ट्रैकियल सिस्टम, ओके। और फिर आते हैं फिर है फिश किससे करती है, गिल्स से, ठीक है। लैंड एनिमल्स के पास क्या होते हैं, लंग्स, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के एनिमल में अलग अलग ऑर्गन होते हैं या अलग अलग मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। जैसे कि एमीबा में सिंपल डिफ्यूजन होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, पैरामीशियम में भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू करता है, फ्रॉग लंग एंड स्किन के थ्रू, इंसेक्ट्स जो होते हैं ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकिया उनके पास होता है, फिश के पास गिल्स होते हैं, लैंड एनिमल्स के पास लंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ रेस्पायर करते हैं, ये ऑर्गन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करवाने के लिए, ठीक है। तो इतना आ गया होगा ना आपको समझ में। आज का जो टॉपिक था हमारा, आज का टॉपिक था रेस्पिरेशन। हम 2 दिनों से रेस्पिरेशन ही पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट। इसमें हमने पढ़ा डिफ्यूजन के थ्रू होता है प्लांट्स में, जिसमें कि सरफेस एरिया प्लांट के ब्रांचेस शेप होने की वजह से डिफ्यूजन होता है, वॉल्यूम इसका कम होता है। तो कौन कौन इसको हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स इसको हेल्प करती है। और इसमें रूट्स कैसे हेल्प करती है, रूट्स के बाद रूट हेयर होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचती है और पूरे रूट तक वो पहुंचा देती है ना। दूसरा हमने पढ़ा कि स्टेम्स होती हैं, जो स्टेम्स होते हैं उनके पास हार्ड और वुडी स्टेम है, लेंटिकल्स इनके पास प्रेजेंट रहते हैं, ट्री बार्क में ये प्रेजेंट रहते हैं और वहाँ से ये हेल्प करते हैं। लीव के पास स्ट्रोमेटा होता है। फिर हमने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात करी, एनिमल्स में अलग अलग टाइप के एनिमल हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब हमने पढ़ना है रेस्पिरेशन इन एमीबा, रेस्पिरेशन इन एमीबा, ओके। तो रेस्पिरेशन इन एमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल एनिमल है, हमें पता है, बार बार हम पढ़ रहे हैं। तो एमीबा डिपेंड किस में रहता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन होता है इसकी बॉडी में, और ये ब्रीथिंग के लिए भी डिपेंड रहता है डिफ्यूजन पे, ठीक है। इसकी बॉडी में डिफ्यूजन होगा तब ये सांस ले सकता है, ठीक है। और ये किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू,
जैसे ये है हमारा एमीबा, ठीक है। यहाँ से हम दिखा रहे हैं CO2, ये वाटर में है, ठीक है। हम ऐसे दिखा रहे हैं कि एमीबा हमारा वाटर में है, डिफ्यूज आउट। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, यहीं से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जा रही है, वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन जा रही है और इसकी बॉडी से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ बाहर वेस्ट हो जा रही है, ठीक है। ये एमीबा है, ये रेस्पिरेशन हो रहा है इसकी बॉडी में, ऑक्सीजन का यूज़ कर रहा है और CO2 को प्रोड्यूस, ऑक्सीजन का यूज़ कर रहा है यहाँ से और CO2 को प्रोड्यूस करके बाहर भेज दे रहा है, ठीक है। तो अब ये कैसे हो रहा है हम ये पढ़ते हैं, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमने पढ़ा डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन, थिन सेल मेम्ब्रेन इसके पास होती है, अमीबा वाटर में रहता है ना, और बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक ये होता है। तो इस वाटर के पास हमें पता है ना, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन रहती है, वाटर में रहने वाले जो एनिमल होते हैं जो एरोबिक हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन जो कि वाटर में प्रेजेंट है ना, वहीं से तो लेते हैं। तो ये वाटर को लेगा किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, बॉडी में जाएगी, सेल मेम्ब्रेन में एंटर करेगी। अब एमीबा बहुत छोटे साइज का होता है तो ऑक्सीजन बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है, छोटे इतना सा तो एमीबा होता है, इसमें ऑक्सीजन जाएगी तो बहुत जल्दी ये डिफ्यूज हो जाता है। ये तो हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अभी ऑक्सीजन जल्दी से यूज भी हो जा रहा है और जल्दी से एनर्जी को रिलीज भी कर दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे को क्या होगा, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलते ही रहती है और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। और वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन ले रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस प्रोड्यूस करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन ये कंटिन्यूसली ले रहा होता है। और एमीबा यहाँ एमीबा के सराउंडिंग में, ठीक है, कहाँ से ले रहा है, वाटर से ले रहा है ऑक्सीजन और डिफ्यूज आउट भी वाटर में ही ये कर दे रहा है, ठीक है। तो जो ब्रीथिंग सरफेस है एमीबा का, यानी कि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, तो अगर हम एमीबा में समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है, एमीबा वाटर में रहता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन उसको हेल्प करती है किसमें, रेस्पिरेशन में, और कैसे वो ऑक्सीजन का इंटेक करता है, कैसे उसकी सेल मेम्ब्रेन वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर डालती है और साथ बॉडी के अंदर लेके जाती है, और जैसे ही प्रोसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रही होती है क्योंकि एनर्जी तो सबको चाहिए ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो सबको है, तो ये लगातार ये प्रोसेस चल रही होती है, ऑक्सीजन का इंटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ठीक है। तो अगर हम एमीबा की बात छोड़ दें तो पैरामीशियम और प्लेनेरिया वगैरह जो होते हैं इनमें भी यही प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन की ही प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये तो एमीबा में हो गया। फिर अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश। अगर आप फिश की बात करते हो, फिश जैसे कि फिश हो गया, प्रॉन है और टैडपोल्स हैं, ये सभी किसके थ्रू, इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है। इसके पास तो क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी, इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, प्रॉन, फिश एक्सेट्रा जो भी टैडपोल वगैरह। तो ये क्या करते हैं, वाटर में ही सांस लेते हैं, और कहाँ से लेंगे फिर, वाटर में ही डिजोल्व ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इनके लिए तो क्या हो गया, वाटर में डिजोल्व जो ऑक्सीजन है वहाँ से ये ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, एक्सचेंज ऑफ gases in the gills is known as branchial respiration, ठीक है, इसे याद रखना होगा, branchial respiration, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द गिल्स इज नोन एज ब्रांचियल रेस्पिरेशन। तो अब जो फिश है, एक रिदमिक ब्रीथिंग मूवमेंट इसका चल रहा होता है, एक वाटर करंट पास हो रहा होता है इसके गिल्स के आसपास, या गिल्स के थ्रू वाटर करंट पास हो रहा होता है। और ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनके पास गिल्स होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ऑक्सीजन जो डिजोल्व रहती है वाटर में वहाँ से डिफ्यूज होती है, इनके ब्लड में जाता है ऑक्सीजन, और जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, इन गिल्स में प्रेजेंट जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ, और वहाँ से क्या करता है ये ब्लड, कैपिलरीज के थ्रू
ब्लड जाता है ना, तो ऑक्सीजन एंटर करता है और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ऑर्गन याद रखने हैं और पता वो तो पता ही है ऑक्सीजन कैसे लेंगे। वाटर में प्रेजेंट जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगी उसे लेते हैं, फिश होगी तो गिल्स के थ्रू लेगा, और अगर अमीबा होगा तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लेगा। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है एक्वेटिक एनिमल में वो हाई होता है, फास्ट होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन डिजोल्व रहता है ना, जो वाटर में डिजोल्व जो ऑक्सीजन है वो थोड़ा सा कम रहता है, तो उन्हें जल्दी 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 ऑक्सीजन लेने की रिक्वायरमेंट रहती है, तो फास्ट बहुत जल्दी जल्दी ये लोग सांस लेते हैं एक्वेटिक एनिमल, अगर हम लैंड एनिमल से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, तो द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स इज क्वाइट हाई बिकॉज द ऑक्सीजन अवेलेबल इन डिजोल्व फॉर्म इज fairly low as compared to air present in atmosphere। एटमोसफेयर में जितनी एयर प्रेजेंट है उसके कंपेयर में वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन थोड़ा सा लो होता है, तो जिसकी वजह से उन्हें जल्दी जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल्स, जो कि लैंड्स में रहते हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन हो गया, हम क्या करते हैं एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और हमें हेल्प कौन करते हैं, हमारे लंग्स हेल्प करते हैं, है ना, लंग्स हेल्प करते हैं हमें रेस्पिरेशन के लिए। और ऐसे ही जितने भी लैंड एनिमल हैं सभी को हेल्प करते हैं ना, लंग्स हेल्प करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल में हमने हमारा ही पढ़ना है, ह्यूमन बींग्स के ही हमने पढ़ना है, तो ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रेस्पिरेशन इन एमीबा और रेस्पिरेशन इन फिश या एक्वेटिक एनिमल हमने पढ़ा, ब्रांचियल रेस्पिरेशन इसे कहते हैं। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे, कहाँ क्या क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपने क्या करना है, ये सब रिवाइज करना है, अपने अपने नोट भी करना है आपने, जैसे मैं आपको नोट करवा रही हूँ, और साथ ही साथ पढ़ना भी है। ठीक है, हैव अ नाइस डे।